जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए आपसे टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट सीरीज ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, यह आपका टेस्ट नंबर 2 मतलब कि मॉक टेस्ट है। अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये टेस्ट नंबर आपका 13 मतलब कि 13वां है जीएस का। 4 हमने सी सेट के ऑलरेडी आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस चल रही हैं और विजन आईएएस के अब तक हम 9 टेस्ट कवर करवा चुके हैं आपसे जीएस के। उन सभी का पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आप भी पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और जो भी स्टूडेंट्स पर्सनली अपना क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो कमेंट्स तो आप कर ही सकते हैं। इन सब के अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता कि ये बहुत ही खुशी मुझे हुई आज कई स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट्स पढ़े और देखे। मैं डेली बेसिस पे नहीं पढ़ता हूँ, वीक में 1-2 बार मैं कमेंट्स आवश्यक रूप से पढ़ता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक चला गया है। मतलब कि हमारी जो विस्तारिता है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। आप बस अपना ऐसे ही प्यार बना करके रखिए। मैं बता दूं आपको कि तमिलनाडु तक के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, तमिलनाडु तक के स्टूडेंट्स इस क्लासेस को देख रहे हैं। तो मुझे उन सभी, चाहे वो छत्तीसगढ़, झारखंड हो, अरुणाचल प्रदेश तक के स्टूडेंट्स, गुजरात के, उधर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इधर उत्तर भारत के, इन सभी क्षेत्रों के, और उधर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इन सभी लगभग संपूर्ण भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं समय न गवाते हुए। हमने लास्ट क्लासेस में आपसे 25 क्वेश्चन तक आपसे डिस्कस कर लिया था। कई बच्चे कहेंगे सर 25 ही क्वेश्चन क्यों कवर करवाए? बच्चे, लगभग 1.5 घंटे की क्लास में 25 ही क्वेश्चन हुए थे, तो 3 घंटे की क्लास में मतलब कि आप समझ सकते हैं 50% आपका टेस्ट कवर होता, ठीक है। और उधर थोड़ी सी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है मेरे को, क्योंकि होता क्या ना, मैं आपको बताऊंगा, मेरी बॉडी में एक इशू है। इशू इन द सेंस कि ऐसा नहीं है मैं बीमार व्यक्ति हूँ, नहीं। जब आपका मानसून में परिवर्तन होता है तो उस तरीके से बॉडी में, जैसे आपने देखा होगा कई बार कोल्ड हो जाता है, तो मेरे को कोल्ड बहुत जल्दी होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर हुआ या बाहर का तापमान, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अभी भी हो रखा है, तो इसलिए मैंने कल क्लास को रोक दिया था और बीच बीच में खांसी भी आ जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको दिया था करने के लिए। कई स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कौन सा कथन वित्तीय बाजार में, मतलब कि शेयर मार्केट में अस्थिरता सूचकांक, आप देखोगे जो आपका वी, इसको आप बोलेंगे कितना है, ये कितना है, 54, ठीक है। नहीं 54 नहीं है बच्चे, ये 54 नहीं है बच्चे, ये कितना है आपका, क्योंकि ये होता है 10 और ये होता है 9, तो कितना है 59। जो आपका सूचकांक 59 है, ठीक है, ये 59 है, ध्यान रखेंगे। तो 59 के बारे में पूछा गया था। अब ये सटीक रूप से इसका जो वर्णन किया गया है ना, आप देखोगे ये खास तौर पर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि जो 59 तब बढ़ता है जब बाजार की अनिश्चितता बढ़ जाती है और जब स्थिरता लौटती है तो इसमें गिरावट देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा होगा, उसके साथ साथ आपने निफ्टी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि निफ्टी एक तरीके से ऑर्डर बुक डेटा का उपयोग करके
इंडिया का जो 59 आप देखोगे वैलिडिटी जो इंडेक्स की गणना करते हुए इसमें फाओ सेक्टर्स को कारोबार के रूप में देखता है। और मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक में अगले 30 कैलेंडर दिनों का बाजार में उतार चढ़ाव को निवेश के उम्मीदवार को दर्शाता है। कितने दिन के लिए? 30 डेज का इसमें दर्शाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप देखोगे वर्ष 1993 में शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज मतलब कि CBOE के एक अस्तर सूचकांक के आधार प्रस्तुत की गई थी और आरंभ में अमेरिका के बाजारों के लिए 100 जो इंडेक्स की कल्पना आधारित हुई और 2000 लगभग आप देखोगे 3 में आते आते इसमें संशोधित करते हुए आज ये SP का 500 इंडेक्स के विकल्पों का उपयोग करके बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे C। चलिए आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका भारत की सौर ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी आप कह सकते हैं। भारत की सौर ऊर्जा वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले स्टूडेंट्स ये एक आपका फुल लाइन टेस्ट है, इसमें आपसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्स सभी के क्षेत्रों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये पार्ट नंबर इसका B है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देखिएगा, ठीक है। इसका पार्ट जो हमने आपसे कवर करवा दिया। कथन क्या है आपका, एक में कह रहे हैं भारत में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वृद्धि देखी जाएगी जो निरपेक्ष रूप से अन्य सभी देशों से आगे होगी। जरा बताइए, ऐसा एक शब्द आपके सामने एक्सट्रीम वर्ड कर दिया कि दुनिया भर के मतलब कि सभी देशों, ये तो बकवास कर रहा है। क्योंकि आप देखोगे 2000 अगर आप 23 की बात कर लो उत्पादन में तो आपका 18 जो गीगा हार्ट्स के रूप में आपको मिलता है, TH इसको बोल देंगे 18 TWH आप बोलोगे ट्रिलियन, जो आपका मेगावाट है, इतना लगभग हुआ है विश्व स्तर पर। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कितना है? चाइना का है। सबसे ज़्यादा किसका? देखो अगर आप देखें इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में तो चाइना का है। और चाइना का कितना है? चाइना का है आपका 165 TWH, ठीक है, इतना चाइना का है। उसके बाद में अमेरिका का आता है, इसके बाद में USA का आता है, फिर USA के बाद में अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील का आता है और ब्राज़ील के बाद में इंडिया का आता है। तो ज़रा समझिएगा USA का कितना है, USA का आप देखोगे 33 है और ब्राज़ील का कितना है 22 है और भारत का कितना 18 है। तो ये कोई ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा होगा, नहीं सबसे ज़्यादा नहीं है, ये चौथे स्थान पर है भारत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि वर्ष 2015 में सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर रहने के बावजूद भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है। देखो तीसरा आप कहोगे जी हाँ, इस समय क्या है, लगातार आप देखोगे कई ऐसे देशों को जैसे जापान को पीछे छोड़ करके आज ये तीसरा बनने की कगार पर पहुंच गया है। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर आप देखोगे सौर उत्पादन को लेकर के वर्ष 2015 से 23 के बीच में 6 गुना तेजी आई है भारत के अंदर, ठीक है। और इसने अपनी 17 गुना वृद्धि कर ली है। इन सब के अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी ऊर्जा एजेंसी है जिसको IEA के नाम से जाना जाता है, उसके अनुमान के अनुसार हम देखें तो सौर ऊर्जा वर्ष 2030 तक वैश्विक विद्युत उत्पादन का 22% हिस्सा होगी, ठीक है। कितना होगी? 22% हिस्सा होगी। इसी के लिए आपको एक होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। आप बताइएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ठीक है, कब बना था, कौन कौन से देशों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बताइएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहेगा। आपको कमेंट्स करना है बच्चे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब कि ISA के बारे में आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। अब जरा समझना, इन्होंने कहा है कि दोनों कथन सही है, नहीं दोनों नहीं है। इसमें कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं, ये कह रहे हैं पहला सही नहीं है दूसरा सही है। बिल्कुल आपका इसमें पहला गलत है और सेकंड वाला दूसरा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद में आपके ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका मगरमच्छ संरक्षण प्रयासों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आपने देखोगा मगरमच्छ की कई एक प्रजातियां आपको मिलती हैं जिसमें घड़ियाल इसके लिए जाना जाता है। तो कह रहे हैं विश्व स्तर पर मगरमच्छ और घड़ियाल के सामने आने वाले खतरों के संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि के लिए 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। क्या 17 जून को जो आपका मगरमच्छ दिवस है वो मनाया जाता है। दूसरे में कह रहे हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना केवल खारे जल, जरा समझना, केवल खारे जल के मगरमच्छ संरक्षण के लिए शुरू की गई है
क्योंकि यह भारत की 3 मगरमच्छ प्रजातियों में सबसे अधिक संकटग्रस्त हैं। अब पूछा है आपसे यहाँ पर सही पूछा है, ठीक है। आपको क्या बताना है इसमें, सही बताना है, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। चलिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, बताते रहिएगा बच्चे आंसर इसका, और ये भी बताइएगा आप भारत के किस कोने से इस क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा, जो आपको मैं काम देता हूँ उसको आवश्यक रूप से कीजिएगा। देखो, अगर हम देखें मगरमच्छ के संरक्षण को लेकर के जागरूकता को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजनाओं की बात कर लें। देखो, इस परियोजनाओं में 3 प्रजाति, जिसमें खासतौर पर आप देखोगे खारे जल प्रजातियों के खारे जल के मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के लिए आरंभ की गई थी, न कि केवल खारे। इसमें दोनों हैं, इसमें खारा जल भी है और फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। और ये कह रहे हैं केवल खारे नहीं, इसमें आपको खारा पानी तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ मीठा पानी भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर घड़ियाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चंबल वाले रीजन में आप अगर जाएँ तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपका यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले बच्चे, क्वेश्चन आपका था 15, मतलब कि 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किया 26 नंबर। क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो इंडिया सोलर पावर ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसके ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद में पूछा गया है आपसे, विद रेफरेंस टू क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन एफर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये इसके ऑप्शंस स्टेटमेंट है और इधर आपके ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर दिख रहा है। नवगठित बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो आपकी बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस गठित की गई है उसको लेकर के चर्चाओं में बन रहा है। अब ये चर्चाओं में क्यों बन रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें कई देशों के साथ में कई देशों ने इसको मिलकर के शुरू किया है। जैसे अलायंस में दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनका लक्ष्य एक लचीला वायुस्फर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल्स आपूर्ति श्रृंखला निर्मित करना है। दूसरे में कह रहे हैं अलायंस का गठन मुख्य रूप से जो आपका कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं की कमी से प्रेरित था, जिसने आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर किया था। पूछा आपसे सही, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बच्चे इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ये सही पूछ रहा है यहाँ पे कि गलत पूछ रहा है। कई बच्चे गलत पूछ लेता है तो वो सही मार्क कर देते हैं। आप क्वेश्चन सही कर रहे हो लेकिन यहाँ पर कई बच्चे गलत कर देते हो, तो इसको भी थोड़ा फोकस करके रखिएगा। देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि ये जो बायो फार्मास्यूटिकल्स जो अलायंस बनाया गया, इसका खासतौर पर जो उद्देश्य है, इसमें आप देखोगे आपूर्ति जो श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता कि इसमें दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन और जापान ऐसे कई देश शामिल हैं। और ये इसलिए ही लाया गया क्योंकि कोविड पैंडेमिक में आपने देखा होगा जो हमें डोज नहीं मिल पा रही थी, वैश्विक एक महामारी के रूप में आया और कई देशों में इसकी समस्याएं देखने को मिली। तो इसका जवाब यही था कि खास तौर पर बायोफार्मास्यूटिकल्स को अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताओं पर प्रकाश डालने के लिए इसको लाया गया। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका सतत विकास लक्ष्य। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। बताइएगा, ये तो बहुत इजी है और इसका आंसर तो मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। कई बार मतलब कि कई बार। देखिए मैं बता देता हूँ, आपको इसका आंसर देना है कमेंट्स में। ये कह रहे हैं SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है, जो विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति को दर्शाता है। भारत में जो SDG निकाला जाता है, ठीक है, भारत सूचकांक है ना, तो ये निकालता है नीति आयोग। ठीक है, कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, जो आपका थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो नीति आयोग निकालता है। ये किसके स्थान पर बना? योजना आयोग के स्थान पर। तो ये सभी स्टेट्स का आप देखोगे निकालता है, उसमें यूटीज भी शामिल होते हैं। दूसरे में कह रहे हैं सूचकांक के समग्र स्कोर में लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन
शामिल नहीं है, क्योंकि यह केवल तटीय राज्यों पर लागू होता है। ज़रा ध्यान रखना है, हिंट्स दे रहा हूँ कि ये तटीय राज्यों पर 16 जो है आपका इस पर लागू होता है, ठीक है। वहीं तीसरे में कह रहे हैं सूचकांक राज्यों को 0 से 100 तक के अंकों के आधार पर 4 श्रेणियों, मतलब कि आप देखोगे जो आपका एस्पिरेट्स, परफॉर्मर, फ्रंट, इनर और अचीवर में विभाजित करता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा या शेष सही है इन तीनों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता कि भारत के समग्र एसडीजी स्कोर को लगातार प्रगति की है, और जिसमें वर्ष 2018 से बढ़कर आप देखोगे 57, वित्त वर्ष 2021 में 66 था, और ये 23-24 में 71 हो गया है। और इसमें खासतौर पर गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन में केंद्र सरकार की पहलों की संचालित रूप से उसका प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। और जो इसमें टॉप आप देखोगे परफॉर्मेंस वाले केवल इसमें केरल और उत्तराखंड ज़्यादातर रखे गए हैं, और ये 79 स्कोर की रैंक के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। लोवेस्ट में अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो सबसे कम स्कोर पर 57 दर्ज किए गए, उसमें बिहार है, उसके बाद में झारखंड आता है 62वें स्थान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, डिजिटल भारत निधि। यह अभी चर्चाओं में आपने देखा होगा रही है, डिजिटल भारत जो आपकी निधि है, और यूनिवर्सल सर्विसेज पब्लिकेशन ऑब्लिगेशन फंड USOF के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला, डिजिटल भारत निधि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है का स्थान लेती है, जिससे पहले दूरसंचार प्रदाताओं के समायोजन सकल राजस्व मतलब कि AGR पर 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी द्वारा वित्त पोषित किया जाता था। क्या ये बात सही है? जी हाँ, अभी क्या करना शुरू कर दिया है क्योंकि इस पर इसने लागू कर दिया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, दूसरे स्टेटमेंट पे कह रहे हैं कि USOF के विपरीत जो केवल दूरसंचार अवसंरचना पर ही ध्यान केंद्रित करता है, DVN वंचित समुदायों के लिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने की पहल को भी प्रायोजित करता है। पूछा है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें न केवल भारत को इसमें समेकित करने का प्रयास किया जा सकता है, इनके साथ साथ ऋण प्राप्ति और पुनर्भुगतान सहित सभी सरकारी राजस्व जमा किए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या है ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा भी इसका स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसके स्टेटमेंट भी दिख रहा है। ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका इनवर्स एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF के बारे में पूछा है। पहला, इनवर्स ETF का निर्माण डेरिवेटिव का उपयोग करके संरक्षित किया जाता है ताकि अंतर्निहित बेंचमार्क या बाजार सूचकांक में गिरावट आने पर लाभ प्राप्त किया जा सके। दूसरे में कह रहे हैं कि इनवर्स जो आपका ETF की चक्रवृद्धि प्रकृति उन्हें स्थिर दीर्घकालिक लाभ की आकांक्षा रखने वाले निवेशकों के लिए आदर्श बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर देना है आपको, उपयुक्त में से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर दीजिएगा। आइए देखो, अगर हम देखें आपका जो इनवर्स जो ETF के अगर हम इसके सूचकांक की बात कर लें तो ये खास तौर पर संसाधित किया जाता है ताकि अंतर्निहित बेंचमार्क बिल्कुल बाजार ये सूचकांक की गिरावट पर आने वाले लाभ को प्राप्त किया जा सके, इस पर ये बात करता है। इन सब के अलावा दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो ये गलत है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि प्राकृतिक का नहीं होता है और उन्हें दीर्घकाल तक के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो अवधि होती है लंबी निवेश की नहीं बल्कि छोटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये कह रहे हैं दीर्घकाल के लिए, इसके लिए होती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। अब जब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी ही करवाए हैं, ठीक है, अभी करवाएं। इस वाली स्कीम्स पर क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो इसका आंसर तो मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। मैंने इस पर आंसर आपसा करवा दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्त पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि आप देखोगे सीहर पहल की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। अब मुझे लगता है कि इस पर आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि इतना इजी आंसर है इसका, इतना इजी क्वेश्चन है। SEHER सीहर जो सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष ऋण एवं वित्त अनुदान प्रदान करता है। प्रत्यक्ष
दूसरे में कह रहे हैं कि सीहर जो है आपका यह ऋण शिक्षा और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि महिला उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार करने में सहायता मिल सके। सी में कह रहे हैं कि सीहर जो है सरकार द्वारा अधिशासित विनियमित निकाय है जो महिला उद्यमियों के लिए ऋण सुविधाओं का अनुपालन और मानकीकरण सुनिश्चित करता है। डी सीहर एक सूक्ष्म आप देखोगे वित्त संस्था है जो ग्रामीण भारत में महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। तो इसका आंसर तो आपको कमेंट्स में करना है क्योंकि मैं इसको अभी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इंग्लिश वाले बच्चे बताइएगा, जो आपका फॉर्म आपको देखे रखा है न्यूज अभी चर्चाओं में रहा था, बायो फार्मास्यूटिकल्स जो है अलायंस, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उसको बताना है इंडिया इंडेक्स के रूप में। ये इसका राइट आंसर आपको देना है, मैंने समझा दिया है। जो आपका डिजिटल भारत निधि है ये चर्चाओं में रही है। यूनिवर्सल सर्विस जो आपका ऑब्लिगेशन फंड भी चर्चाओं में रहा है। एक्सचेंज ट्रेड जो फंड है ये भी चर्चाओं में रहा है, ठीक है। इनवर्स जो एक्सचेंज ट्रेड फंड है, ठीक है, बहुत इजी है ये। 31 बातों बहुत इजी हो जाएगा, मुझे लगता है कि एकदम आप कर सकते हो। 32 जो अभी मैंने आपको बताया कि एक इनिशिएटिव्स इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में ये काम करता है, किससे रिलेटेड है इस पर क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, मिथाइलोक्यूमिक्स ओराइजी, मिथाइलोक्यूमिक्स जो आपका ओराइजी है उसके बारे में पूछा है। अब देखिए पहले स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं आपसे, पहला है कि यह भारत से पृथक और वर्णित पहला नवीन मिथेनोट्रोफ वंश और प्रजाति है। अधिकांश मेथनोट्रोफ के विपरीत यह पूर्णतः मेसोफिलिक प्रकृति की है तथा ये 37 डिग्री सी से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकता। तीसरे में कह रहे हैं CO2 और H2O के स्थान पर जटिल हाइड्रोकार्बन में मीथेन को पचाने की क्षमता के कारण जीवाणु को मीथेन खाने वाले खीरे नमक दिया गया था। अब ये पूछा है सही आपसे केवल 1 और 2 B, 2 और 3 C, 1 और 3 D, 1, 2 और 3। बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो क्योंकि आपको पता है जो मिथाइलोक्यूमिक्स जो ओराइजी है ये भारत में खोजी गई एक नई प्रजाति है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मिथेनो जो आपकी ट्रोफ की पहली अद्वितीय जो प्रजाति एक वंशज के रूप में इसको जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लगभग ये आपको 37 डिग्री सी से ऊपर जीवित नहीं रह सकती इतने तापमान पर, जबकि अधिकांश खासतौर पर आप देखोगे जो आपके मिथेनोट्रोफ के विपरीत ये 40 डिग्री सी तापमान को सहन भी कर सकते हैं। ऐसी संभावना भी है 40 डिग्री को भी सहन कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाते हैं ये। तीसरा इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपसे बताया गया है कि इसमें CO2 और H2O के स्थान पर जटिल कार्बोहाइड्रेट में मीथेन को पचाने की क्षमता के कारण जीवाणु को मीथेन खाने वाले खीरे नाम दिया गया था। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जीवाणु को खीरे जैसी आकृति के कारण मीथेन खाने वाले खीरे नाम दिया गया था, ना कि जटिल हाइड्रोकार्बन जो मीथेन को पचाने के लिए, बल्कि उसकी आकृति को ध्यान में रख के दिया गया है। इसको पचाने के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको पचाने के लिए नहीं बल्कि आकृति के रूप में नाम दिया गया। तो तीसरा गलत है, तो आंसर C, B और D होगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल रहा है। एग्रीश्योर योजना अभी देखो चर्चाओं में रही थी। एग्रीश्योर योजना जैसे कि आप मालूम है कि हर टेस्ट में हम आपसे 30% करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। तो बताइए एग्रीश्योर 750 करोड़ रुपए का एक मिश्रित पूंजी कोष है जिसमें भारत सरकार, नाबार्ड और निजी क्षेत्र के निवेशकों का योगदान है। दूसरे में कह रहे हैं एग्रीश्योर का प्राथमिक फोकस ग्रामीण भारत में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लघु कृषकों को कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करना है। पूछा गया आपसे कौन सा सही है, केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं तो। देखिए एग्रोशेयर की अगर हम बात कर ले बच्चे, ये सेबी और कई ऐसे नियमों के तहत में श्रेणी द्वितीय वैकल्पिक निवेश को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। और यह खासतौर पर एक मिश्रित पूंजी निधि है जिसमें
उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाले कृषक उद्यमियों का समर्थन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। वित्त पोषण में भारत सरकार का 250 करोड़ रुपए है, नाबार्ड का 250 है, और इन सब के अलावा 250 रुपये करोड़ बीमा ऐसी कंपनियां हैं जो निजी सेक्टर की आती हैं। तो इसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सबने 250, इसने भी 250 लगा दिए, इसने भी 250 लगा दिए, और इन्होंने भी 250 लगा दिए, इतने सबने लगाए। दूसरे में इन्होंने बताया गया है कि इनका कहना है कि एग्रो शेयर जो प्राथमिक फोकस जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु जो आपके कृषक को कम ब्याज वाले ऋण प्रदान, देखो यहाँ पर ग्रामीण ही नहीं बल्कि इसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए छोटे किसानों के लिए ऋण योजना नहीं है, ध्यान में रखेंगे। ये छोटे किसानों के लिए नहीं है, ठीक है, छोटे किसानों के लिए ऋण नहीं है, बल्कि इनके स्थान पर यह निवेश कोष है जो कि कृषि और ग्रामीण नवाचार क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स और उद्यमियों का समर्थन करता है। तो ये स्टार्टअप में लगने वाला है, ठीक है, स्टार्टअप में लगने वाला एक फंड है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट आपके जो कॉम्पैक्ट है मतलब कि जीडीसी के बारे में पूछा है। वेरी जी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए जीडीसी को तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य एक वैकल्पिक आर्थिक विकास मॉडल बनाना था। 2, जीडीसी में मुख्य घटकों के रूप में प्रौद्योगिकी साझाकरण, व्यापार सुविधा और क्षमता निर्माण शामिल है। तीसरे में कह रहे हैं जीडीसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के ऋण के विकल्प के रूप में विकासशील देशों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और बजटीय सहायता प्रदान करता है। अब इसका आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देखो, ग्लोबल जो आपका डेवलपमेंट्स कॉम्पैक्ट्स जो आता है आपका, अगर आप देखें तो अगर भारत की बात कर लें तो भारत द्वारा इसमें तीसरे जब वायस जो ऑफ ग्लोबल साउथ की जब मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, तो उस समय इसने आर्थिक विकास को और मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये बात सही है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। इन सब के अलावा इसमें 4 स्तंभों के लिए विकास रखा गया, जैसे व्यापार है, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, रियायती ऐसे वित्त सेवा, ठीक है, ये सबको देना है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है कि IMF के ऋण के विकल्प के रूप में इसको विकासशील देशों ने, ये गलत है, क्योंकि जो GDC है यह IMF के समान प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता और बजटीय सहायता प्रदान नहीं करता है। इसके स्थान पर यह रियायती जो वित्त पोषण और अनुदान व व्यापार आधारित आर्थिक विकास को केंद्र के सुनिश्चित करता है, ना कि ये इनके तरह जैसे लोन प्रोवाइड या फंड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं करता है। तो जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है बच्चे, ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, वहीं पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पूछा था आपसे कौन सा सही है। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत था, तो आंसर तो बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारतीय लघु रिएक्टरों के बारे में पूछा गया। इस पे भी मैंने आपसे क्वेश्चन के दिया जो लास्ट क्लासेस आपकी हुई थी। टेस्ट नंबर जो आपका आप देखोगे, टेस्ट नंबर जो आपका छोटे एक तरीके से शॉर्ट आपके मॉड्यूलर जो रिएक्टर है उस पर क्वेश्चन टेस्ट नंबर जो 12 है उसमें मैंने चर्चा इसकी की है, बड़े अच्छे से चर्चा की है। चलिए देखिए, BSR का एक प्रकार का छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर है जिसे आप देखोगे फैक्ट्री निर्मित और आसानी से एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से छोटे मॉड्यूलर हैं और भिन्न हैं, जबकि जो SMR है स्मॉल जो आपकी फैक्ट्री निर्माण के रूप में आसानी एकत्रित करता है, ये पूरी तरह से नई अवधारणा नहीं है, याद रखना ये, बल्कि इसके स्थान पर भारत की मौजूद 220 मेगावाट एक तरीके से LP मतलब कि PSWR तकनीकी पर आधारित है। तो पहला ही गलत हो गया। दूसरे में कह रहे हैं कि BSR भारत के दावित जो आपके दावित भारी जल रिएक्टर जो होते हैं PHWR प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो कि देश भर में कई इकाइयाँ पहले से ही चालू हैं। जी हाँ, इसमें 16 लगभग भारत में अब तक 16 ऐसे मौजूदा परमाणु इकाइयों का सफलता रूप से इसमें आप देखोगे उपयोग किया जा चुका है। तो दूसरा सही है। तीसरे की बात कर लें कि पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विपरीत में BSR स्थापित करने में लचीले एवं तीव्र तथा संभावित रूप से अधिक तीव्रता मतलब कि लागत इसमें प्रभावी होते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि इसमें लचीले और तेज़ी से तैनाती और संभावित जो लागत है इसको लाभ प्रदान भी करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पूछा आपसे कौन सा सही है, ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहला तो गलत ही है और जहाँ एक है उसको कट कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। वेरी इजी, बिल्कुल सिंपल सा है ये, देखिए बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भारत में प्ली वारगेनिंग तंत्र, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। वारगेनिंग कहते हैं ना, मैं वारगेनिंग, अरे यार क्या वार्निंग कर रहे हो, क्या वारगेनिंग कर रहे हो आप, क्यों, ले लो जितने का बेच रहा है, ये आपने सुना होगा। तो प्ली जो आपके वारगेनिंग तंत्र है, सिस्टम है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। वेरी इजी सिंपल, और ये भारत में नहीं चलता था, आपको बता दें, ये यूएसए में चलता था, ठीक है, तो शायद यहाँ पर बनी। पहला है प्ली वारगेनिंग मुख्यतः अभियुक्त और अभियोजक के बीच विचार विवरण पूर्व वार्ता है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर कोई व्यक्ति ने मान लीजिए अपराध किया है, ठीक है, और वो यदि अपने अपराध को स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने अपराध किया, वो वार्ता हो रही है उसमें दोनों में, तो उसकी जो सज़ा है उसको थोड़ा सा न्यायाधीश साहब क्या करते हैं, कम कर देते हैं कि देखो इसने कोई इन्वेस्टिगेशन या खर्चा या टाइम बर्बाद नहीं किया है, इसने अगर दंड किया है, मतलब कि इसने अगर कोई अपराध किया है तो उसको ही स्वीकार कर रहा है कि मैंने अपराध किया है तो इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तो बात सही है, और ये दो जनों के बीच में अभियुक्त और अभियोजक के बीच में वार्तालाप होती है। या तो अभियोजक या न्यायाधीश अभियुक्त की ओर से प्ली बार्गेनिंग शुरू कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि यह न्याय संगत है। बिल्कुल इसमें कोई दोराग्रह नहीं है, वो करेंगे, और इसमें करके उसको आप देखोगे, देखो ज़रा समझ लें यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी बीएनएस बनी है अभी भारत का, जो आपका आप देखा होगा बीएनएस जो है आपकी दंड संहिता, भारत जो आपकी न्याय साक्षरता जो अधिनियम लाया गया है 2023 में जो लाया गया है, तो इसमें 2005 में रखा गया था। उससे पहले इसको 1973 जो आपकी भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया है 1973 की, उसमें प्रस्तुत किया गया था। केवल इसके अंतर्गत ये कह रहे हैं या तो अभियोजक या न्यायाधीशकरण। देखो इसमें ये जो है ना न्यायाधीश नहीं, इसमें केवल अभियुक्त ही प्ली बार्गेनिंग शुरू कर सकता है, ठीक है, ना कि अभियोजक। तो अभियोजक तो इसमें आएगा नहीं, कौन करेगा, अभियुक्त करेगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, अभियुक्त नहीं होगा, अभियोजक करेगा, ठीक है। न्यायाधीशों के पास प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। वहीं अगर तीसरे स्टेट बात कर लें तो महिलाओं अथवा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध वाले मामले में प्ली जो आपकी बार्गेनिंग के लिए अपात्र है, मतलब कि वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें हल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसको बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर 1 और 3 होना चाहिए था। पूछा है कौन सा सही है, ठीक है, तो कौन सा सही है, 1 और 3, मतलब कि इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परंतु इंग्लिश मीडियम बताइएगा बच्चे, वीडियो को पॉज करके आराम से दीजिएगा आंसर। एग्रीश्योर के बारे में स्कीम जो है, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसके ऑप्शन इधर हैं। भारत स्मॉल रिएक्टर, प्ले बार्गेनिंग जो मैकेनिज्म है इन इंडिया, भारत में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। सोलर पैरा वोलाइट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपसे पूछा है, किसके बारे में, सोलर पैरा वोलाइटेड टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये है क्या, इस टेक्नोलॉजी पर आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पैरावोलिक जो आपकी पैरावोलिक ट्रफ कलेक्टर पीटीसी प्रणाली की अवधारणा पर सोलर पैरावोल्टाइड्स फंक्शन जो कि थर्मल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक रिसीवर ट्यूब पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करता है। बात सही है, क्योंकि इसी से क्या होता है कि एक तरल पदार्थ को गर्म करते हैं जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए औद्योगिक हीटिंग के रूप में किया जाता है, तो ये बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं उच्च तापमान पर काम करने की क्षमता के कारण सोलर पैरावोल्टाइड्स प्रणालियाँ पारंपरिक आप देखोगे फोटोवोल्टिक पीवी प्रणालियों की तुलना में उच्च तापीय दक्षता प्राप्त कर सकती है। जी हाँ, ये बात सही है। लगभग आप देखोगे सोलर जो आपकी सौर परवलयिक प्रणाली की बात कर लें तो लगभग इसके अगर टेम्परेचर की बात कर लें तो 300 डिग्री सी तक पहुंच सकती है। कल्पना कीजिए 300 डिग्री सी, भुन जाओगे आप, पता नहीं चलेगा राख कब बन गई। तो दोनों बातें इसमें सही हैं, सही आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका, भारत के स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि भास्कर पहल की आपको भूमिका के बारे में बताना है कि भास्कर पहल क्या है। ये इसके ऑप्शंस दे के रखे हैं। भास्कर एक निधियन कार्यक्रम है जो कि डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। भास्कर एक डिजिटल रजिस्ट्री है जिसका उद्देश्य संसाधनों तक पहुंच में सुधार लाने, स्टार्टअप्स निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया को सरल बनाता है। भास्कर एक विनियामक ढांचा है जो वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप्स पर अनुपालन प्रदान मापदंड लगाता है। डी में कह रहे हैं, भास्कर नीति आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो कि स्टार्टअप्स की सफलता का मूल्यांकन करता है और नीतिगत परिवर्तनों को सिफारिश करता है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भास्कर के बारे में करंट अफेयर में रहा था ये भास्कर। देखिए ये भास्कर जो है ख़ास तौर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत में इसको शुरू किया गया था। तो एक तरीके से स्टार्टअप्स नॉलेजेबल जो एक्सेस रजिस्ट्री है उस पर ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सी की बात कर रहे हैं, अगर आप बी की बात कर रहे हैं तो भास्कर एक डिजिटल रजिस्ट्री है। इसका उद्देश्य संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप्स और निवेशकों पर नीति निर्माताओं के बीच में परस्पर क्रिया है। और ये खास तौर पर आप देखोगे जो आपका डीपीआईआईटी है उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, कहने का तात्पर्य नवाचार, ठीक है, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देकर के भास्कर स्टार्टअप्स में वैश्विक निर्माताओं को बढ़ाने में भारत के लक्ष्य को साथ में एक संरेखित को बढ़ावा देता है। वहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर लें तो भारत में लगभग आप देखोगे वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो अगर इकोसिस्टम की बात कर लें तो क्यावें स्थान पर है, तीसरे नंबर पर भारत है। और स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2014 में लगभग कितनी थी, 7,000 थी, बढ़कर के 2023 में 80,000 हो गई है, जो देश में उद्यमिता के तीव्र विकास को दर्शाता है। मतलब कि आप देखोगे तो बहुत ही तीव्र गति से चीज़ें हो रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस मतलब कि यूएलआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर यूनिफाइड लैंडिंग जो इंटरफेस है, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा है। अब कई बच्चे यूपीआई नहीं पढ़ रहे इसको, यूनिफाइड जो आपका पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है, उसको ना पढ़ें आप, यूपीआई नहीं पढ़ें, आप पढ़ेंगे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं आपसे दो स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसानों और एमएसएमई के लिए फ्रिक्वेशनल क्रेडिट पहुंच को सक्षम करने के लिए अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल के हिस्से के रूप में यूएलआई की शुरुआत की है। दूसरे में कह रहे हैं यूएलआई एक प्रत्यक्ष ऋण मंच के रूप में कार्य करेगा जहां भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं पूर्व अनुमोदित ऋण योजनाओं के माध्यम से ग्राहकों को ऋण प्रदान करेगा। अब बच्चे आपको बताना था इसमें कौन सा सही होगा। देखो अगर हम पहले की बात कर लें तो जो आपका यूनिफाइड जो लैंडिंग आपका इंटरफेस है इसको खासतौर पर आरबीआई के द्वारा मतलब कि एक तरीके से इनोवेशन हब के रूप में जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं RBIH। ठीक है, और इसमें बेंगलुरु की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों एमएसएमई सेक्टर को ऋण और डिजिटल स्तर तक पहुंच वृद्धि को सुनिश्चित करना है। तो पहला सही है। दूसरा इसमें गलत है कि प्रत्यक्ष ऋण मंचों के कार्य करेगा। देखो इसमें क्या है, ये खासतौर पर प्रत्यक्ष मंच नहीं बल्कि एक सक्षम बुनियादी ढांचे को प्राप्त करता है जिसमें निर्बाध और ऋण वितरण के लिए डिजिटल वित्त और वित्तीय ग्राहक डेटा पहुंचने की अनुमति देता है। इन सब के अलावा आरबीआई स्वयं यूएलआई के माध्यम से ऋण प्रदान नहीं करता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये कह रहे हैं ना स्वयं पूर्वानुमोदित ऋण योजनाओं के माध्यम से होता है, नहीं, देखो आरबीआई नहीं करता है इसमें, आरबीआई इसके तहत तो ऋण देगा ही नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला इसमें सही है। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्शंस बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वैश्विक पारिवारिक कृषि मंच के बारे में आपसे पूछा है और कह रहे हैं आपसे दो स्टेटमेंट पे, वैश्विक पारिवारिक कृषि मंच को खाद्य और कृषि संगठन मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष जिसमें IFAD द्वारा स्थायी कृषि प्रणाली बनाने में परिवार के किसानों की भूमिका पर बल देने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरे में कह रहे हैं पारिवारिक किसान मूल्य के संदर्भ में वैश्विक खाद्य आपूर्ति में लगभग 70 से 80% का योगदान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा आपसे सही केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर दें। देखो वैश्विक जो पारिवारिक आपका सूचकांक मंच है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये खासतौर पर फाओ और IFAD के द्वारा मिलकर के
इसको ताकि स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा सके, जलवायु परिवर्तन से ऐसे किसानों को, परिवारों को उजागर किया जा सके, और वैश्विक पारिवारिक सूचकांक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें पारिवारिक किसान मूल्य के संदर्भ में वैश्विक खाद्य आपूर्ति में लगभग 70 से 80% योगदान करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि लगभग 2019 से 28 के माध्यम की अगर हम देखें तो बहुत ही अधिक माध्यम है, पहले मध्यम और चिन्हित करती है, और 2024 में तो फाओ के मुख्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें मंच नीतिगत अनवाचारों में सफल और वैश्विक अनुभव रहे थे। ध्यान में रखेंगे, तो ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पर 70 से 80% भी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछा गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है इसमें 42 नंबर 42, करेक्ट आंसर दें। आइए देखिए, ये कह रहे हैं आपसे उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, मतलब कि आपके इंडस्ट्रियल जो आपका सर्वे आता है, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का जो आता है, तो उस पर 2022-23 के बारे में पूछा है। अब 4 स्टेटमेंट है, जरा पढ़ना बड़े ही प्यार से, आराम से देखो, एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन, मतलब कि जीवीए वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 10% से अधिक बढ़ा, जिसमें आगत और निर्गत दोनों मूल्यों में एक साथ वृद्धि हुई। देखो यहाँ पे अगर पहला स्टेटमेंट को आप देखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि इसमें प्रमुख संकेतों में इस बात को तो रखा गया, लेकिन इसमें जो आगतों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, आगतों में क्या हुई है? कमी हुई है, और निर्गतों में आप देखोगे वृद्धि हुई है, तो दोनों में नहीं हुई है, तो आपका पहला तो गलत है। देखिए, जब पहला स्टेटमेंट गलत है तो एलिमेंट मेथड लगा लो, तो आंसर आपका क्या होगा? ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब ये निश्चित है कि आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। अभी तीसरा चौथे पर बात कर लें। देखिए, चौथा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ने 2022-23 में उच्चतम सकल मूल्यवर्धन, मतलब कि जीवीए दर्ज किया है। क्या महाराष्ट्र ने किया है? जरा बताइएगा, क्या ये बात महाराष्ट्र ने की है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, ये महाराष्ट्र ने ये किया है। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे कि जो आपका विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक लोग महाराष्ट्र में कार्यरत थे, उसके बाद में तमिलनाडु व गुजरात। नहीं बच्चे, ये गलत है, बेंगलुरु में आते हैं। ठीक है, इसमें कई ऐसे अग्रणी क्षेत्र हैं जो कि देखने के लिए आपको मिलेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कदापि सही नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक का स्थान आता है। 5 राज्यों में मिलाकर के विनिर्माण रोजगार में 55% योगदान होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है, सॉरी दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो चौथा भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। नेक्स्ट बताइएगा करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी टू टेक्नोलॉजी सोलर, भास्कर इनिशिएटिव इन इंडिया, जिसने इकोसिस्टम बनाया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ग्लोबल फैमिली फार्मिंग जो आपका फोरम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। 41 एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल जो आपका ASI 2022-23 में, इसके 4 स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। देखिए क्वेश्चन को, डार्क मैटर रिडक्शन प्रयोगों के संदर्भ में न्यूट्रिनो फॉग शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पर पूछा गया है जो न्यूट्रिनो फॉग है। ठीक है, अब जरा समझना, न्यूट्रिनो फॉग मतलब कि इस कैसे होगा, ये क्यों होगा, इसका क्या रीज़न है। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे वह परिघटना जहाँ न्यूट्रिनो की गति प्रकाश की गति से अधिक हो जाती है, जिससे ज्ञात विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। बी, न्यूट्रिनो द्वारा निर्मित एक बैंक ग्राउंड शोर जो कि संभावित डार्क मैटर संकेतकों का स्पष्ट कर सकता है। वही यहाँ पर सी में कह रहे हैं न्यूट्रिनो के सूचकांकों में डार्क मैटर के कणों में क्षय होने की क्रिया। डी में कह रहे हैं एक काल्पनिक अवस्था जहाँ न्यूट्रिनो संगणन समूह बनाते हैं जो डार्क मैटर का अनुसरण करते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो, अगर आप देखेंगे ये खासतौर पर एक न्यूट्रिनो का द्वारा एक बैंक ग्राउंड शोर होता है जो कि संभावित डार्क मैटर संकेतों को क्या है अस्पष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर बी है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारत के ट्रेकोमा
और उसके उन्मूलन के संदर्भ में। क्या है, एक बीमारी है बच्चे, ये ट्रेकोमा। अब ट्रेकोमा को लेकर के इसमें 4 स्टेटमेंट देखें और बताइए, इतने इतने बड़े इन्होंने बना दिए ना, एक क्वेश्चन ऊपर से बड़ा है। देखो मैं क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चनों को भी, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है ना, जैसे भारत में ट्रेकोमा आपने नहीं पढ़ा तो स्किप कर देने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब पूछ रहा है कितने कथन सही है, एक तो ऊपर से इतना हार्ड क्वेश्चन है, पूछा यहाँ पर पेयर कितने सही हैं। अब एलिमेंट मेथड भी नहीं लगता इस क्वेश्चन में। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ाएंगे तो ही आपको समझाएंगे। देखो एक एक करके चलते हैं, एक एक स्टेटमेंट को जान लेते हैं। देखिए भारत में ट्रेकोमा के बारे में पूछा। पहला, भारत WHO और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला प्रथम देश है। देखो अगर आप इस चीज़ को जानेंगे और यदि हम ट्रेकोमा की बात कर लें तो ऐसा नहीं है, भारत ने ये तीसरा देश बना है ना कि पहला बना है, ठीक है। इससे पहले जो नेपाल और म्यांमार रहे हैं, ठीक है, भारत इसमें तीसरा स्थान पर आता है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है आपका क्लेमाइडिया ट्रेकोमा के लिए जिम्मेदार जीवाणु मुख्य रूप से भीड़ भरे वातावरण में हवाई किरणों के माध्यम से प्रेरित होता है। याद रखना बच्चे कि ये एक तरीके से क्लेमाइडिया जो आपका ट्रेकोमिक्स के कारण होने वाला एक जीवाणु है, और ये संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक गले को स्रावित सीधे संपर्क आने से होता है, प्रसारित होता है। इसमें अनुचित छेड़छाड़ किया जाता है तो यह अपरिवर्तनीय और उसके साथ साथ में अंधत्व का कारण बन सकता है। मतलब कि ये व्यक्ति की आंख नाक गले में होता है तो इससे व्यक्ति की ये भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इसमें हवाई नहीं है, हवाई का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये व्यक्ति से व्यक्ति को, ठीक है, टच करने से हो जाता है। उसके बाद तीसरा कह रहे हैं आपसे स्टेटमेंट में, वर्षों 1950-60 के दशक के दौरान ट्रेकोमा भारत में अंधत्व का एक प्रमुख कारण था, जिसने वर्ष 1963 में एक समर्पित राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। देखो ऐसी स्थिति में क्या है, उस समय तत्काल गवर्नमेंट ने ये चीज़ें देखी और इसको आगे लाने का प्रयास किया गया और इस पर यह कार्यक्रम भी क्या था, चलाया गया था। तो ये बात आपकी सही है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। चौथा गलत है कि भारत में ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्राप्तीय था और जिसने पिछले सभी अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया। देखो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये खास तौर पर नेशनल प्रोग्राम फॉर जो आपका कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है उसको एकीकृत किया गया है और इसमें रोगों के सफलपूर्वक उन्मूलन में योगदान दिया जाता है। तो ये बात सही। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है। तो इसमें केवल एक सही है। पूछा कितने सही हैं, खोदा पहाड़ लिख लीजिए तो एक सही है, ठीक है, लेकिन पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे बच्चे। आइए नेक्स्ट, भारतीय ग्रिड के लिए समान सुरक्षा प्रोटोकॉल मतलब कि यूपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मतलब कि सीईए के ने अखिल भारतीय आधार पर ग्रिड जो स्थिरता, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स मतलब कि यूपीपी को मंजूरी दे दी है। तो बताइएगा क्या बात ये एकदम सही है। देखो जो आपका भारतीय ग्रिड के लिए समान सुरक्षा प्रोटोकॉल यूपीपी के अगर हम बात कर लें तो इसमें ख़ास तौर पर इसने इसको आप देखोगे मंजूरी दे दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, इसमें 3 स्टेटमेंट है ना। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोटोकॉल। देखो दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल विद्युत संयंत्रों और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए समान सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है, लेकिन इसके दायरे से उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो आपका HVDC टर्मिनलों को बाहर रखा है, मतलब कि इससे बाहर उसको रखा गया है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है क्योंकि इससे बाहर नहीं बल्कि इसमें रखा गया है, ठीक है। तो सेकंड वाला इसमें गलत है। ये आपका सही है कि यूपीपी वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय ग्रिड में 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 47 तक 2100 गीगावाट एकीकृत करने के लिए भारत की दीर्घकालिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकता है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है। पूछा क्या आपसे पूछा है कि कितने कथन, 1 सेकेंड, आपसे पूछा क्या है यहाँ पर कि कितने कथन सही हैं। तो कितने कथन सही हैं, इसमें आप देखोगे 2 कथन सही है, 1 और 3। नेक्स्ट आइए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये बहुत बड़े क्वेश्चन है बच्चे, ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपको चक्कर ला देंगे। चक्कर आता है ना, जिसे कहते हैं चक्कर आ गया। देखो चक्कर कैसे आएगा, आइए। बाकू अजरबैजान में आयोजित
जो आपका यूएनएफ ट्रिपल सी के कोप 29 के संदर्भ में पूछा है। अब देखो बाकू जो अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान में जो बाकू में इसका सबमिट हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है यूएनएफ ट्रिपल सी, और कोप 20 कौन सा है आपका 9 है। तो आपको यही बताना है कोप 29 के बारे में। पहला स्टेटमेंट समझते हैं, देखो क्या है। ये कह रहे हैं जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिणामित लक्ष्य, मतलब कि NCQZ का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त वर्ष को 2035 तक 3 गुना कर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष करना है, जिसमें विकसित देश अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पहली बात ध्यान रखना बच्चे, इसमें 100 बिलियन डॉलर ही था, तो आज भी आपका 100 बिलियन डॉलर ही है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, पहला ही गलत है। दूसरा, भारत मीथेन को कम करने पर कोप 29 घोषणा के हस्ताक्षरों में से एक था, जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 20% योगदान देने वाले वैश्विक अपशिष्ट उत्सर्जन को लक्षित करता है। अगर हम देखें भारत की बात कर लें तो बच्चे यहाँ पर भारत नहीं आप देखोगे, क्योंकि ऐसे इसमें जैसे अमेरिका, उसके साथ साथ जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, ऐसे सहित 30 देश थे इसमें जिन्होंने जैव अपशिष्ट मीथेन को कम करने का प्रयास किया। अब भारत कैसे मीथेन को कम कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड भारत में है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, एनिमल्स हस्बेंड्री है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री है, तो कैसे इसको कर सकता है। तो इसको लेकर के दो कोप 20 जो आपका 29 हुआ था, कोप 29 घोषणा का समर्थन किया है। हालांकि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो ध्यान रखेंगे भारत ने इस पर कोई अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, ठीक है, हस्ताक्षर भारत ने नहीं किए हैं। वही कोप 29 में बाकू कार्य योजना को अपनाना, जो जलवायु संवाद को स्वदेशी भागीदारी को बढ़ावा देना और जलवायु नीतियों में स्वदेशी उन्मूलन को वृद्धि करना। अब देखो जहाँ स्वदेश की बात हो वहाँ पर भारत तो अपने आप ही आएगा, ठीक है, और ऐसा लगता है कि स्वदेश की बात तो ब्रिटिश काल के समय से भारत के लोगों की चर्चाओं में, ठीक है, रगों में है। तो यहाँ पर कितने सही हैं, केवल एक सही हो जाएगा, इसमें केवल तीसरा सही है, इसलिए 2 इसमें गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है आपकी स्क्रीन पर। बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, लड़िएगा क्वेश्चनों से, इनसे ही फाइट है आपकी। जिस तरीके से WWE में बड़े बड़े चैंपियन रेसलर से होती है, उसी तरीके से आपकी भी बड़े बड़े क्वेश्चनों सर क्या हो रही है, यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन और आपका प्रोटोकॉल है, आपका सामना हो रहा है। कोप 29 ऑफ द UNFCCC हेल्ड इन वाकू अजरबैजान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट देके रखे हैं इसके 3, और ये इसके ऑप्शंस हैं। चलिए गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में आप तिमोर पिंगला जो है ये आप सभी जानते हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बड़ी चर्चाओं में रहा है। ये तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास। यहाँ पर एक नदी भी बहती है, आपने देखा होगा, कई ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है, जिलों से कई गुजरता है। ये छत्तीसगढ़ वाले छोटे नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा गुरु घासीदास। सही, देखते हैं क्या है। देखो इसके बारे में पूछा, ये कह रहे हैं यह नागार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश और मानस टाइगर रिजर्व असम के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। देखो जब बात कर लें हम जो आपका ये टाइगर रिजर्व के बारे में गुरु घासीदास, तो आंध्र प्रदेश श्रीशैलम जो नागा अर्जुन वाला है और असम का मानस, उसके बाद में तीसरा भारत का सबसे बड़ा ये टाइगर रिजर्व है। इसमें कोई दोहरा ग्रह नहीं है, क्योंकि ये 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। और ख़ास तौर पर ये छोटे नागपुर के पठार जैसे बघेलखंड का है रिजर्व, छत्तीसगढ़ में महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और आप देखोगे बलरामपुर ऐसे जिले में है। तो कई तरीके से लगभग 2049 कितने में है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2049 किलोमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 2049 वर्ग किलोमीटर। तो इतने में आपको मिलेगा। वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे तिमोर पिंगला, तो यहाँ पर इसमें लगभग 780.15 वर्ग किलोमीटर वाले बफर क्षेत्र के रूप में दिखता है। तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए तो पहला सही है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में अधिसूचित होने वाला प्रथम टाइगर रिजर्व। देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट की, तो गलत है, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, प्रोजेक्ट जो टाइगर है आप उसको देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सा था, मध्य प्रदेश का था, कूनो नेशनल पार्क। तो ये तो गलत है, ठीक है, तो ये तो गलत है। तो पूछा आपसे सही, तो सही आप कहोगे केवल एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स मेरी तबीयत बहुत
समर्थ नहीं दे रही है मेरा, बट मैं 50 क्वेश्चन चाहूँगा, एक और पार्ट में लूँगा। इस क्लास में मैं 50 क्वेश्चन तक करूँगा, उस जो सेकंड क्लास होगी तो उसमें मैं 50 क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। एकदम एनर्जेटिक बॉडी है, मतलब कि मुझे एकदम अंदर से वो फील नहीं हो रहा है कि मैं क्लास आपकी लूँ। खैर 2 क्वेश्चन और लेता हूँ, चलिए। फिर उसके बाद में एक और क्लास लेंगे हम, जो पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें हम 50 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के तहत शुरू किए गए ऑपरेशन द्रोणागिरी। अब देखो ऑपरेशन क्या है, द्रोणागिरी किससे संबंधित है, भूस्थानिक नीति से। अब यहाँ पर इसके कुछ स्टेटमेंट देके रखे हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहला, ऑपरेशन द्रोणागिरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, मतलब कि DST द्वारा स्वेशन में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का ज्ञात करने के लिए शुरू की गई एक पायलट परियोजना है। दूसरा, ऑपरेशन द्रोणागिरी का पहला चरण वाराणसी और गुरुग्राम सहित 6 जिलों में लागू किया जाएगा, जिसमें वाराणसी है, सोनीपत गुरुग्राम हरियाणा, कामरूप असम, विजयनगर आंध्र प्रदेश, विजयनगरम और वाशिम महाराष्ट्र, और जिसमें TBC कहते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे कि इसका उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिसमें भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक लाभों, कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचा, जिसमें आजीविका और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है। ये भी बात सही है, तो इसमें तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा सही पूछा आपसे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहा है, देखिए, डिफेंस है, पैटर वायु रक्षा मिसाइल, मतलब कि गन सिस्टम के बारे में पूछा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मतलब कि VDL ने पैटर प्रणाली पर सहयोग की सुविधा के लिए रूस से राज्य के स्वामित्व वाली रोसोवोरशोनेक्सपोर्ट, मतलब कि रोय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये बात सही है, क्योंकि भारत जो आपका डायनेमिक्स लिमिटेड है, और उसमें मिसाइल गन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वायु, जिसमें पैटर वायु रक्षा प्रणाली के रूप में इसको सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया, इसमें रोइस और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। वहीं ये कह रहे हैं, यह एक अत्यधिक मोबाइल और बहुमुखी प्रणाली है, जिसे ड्रोन और विमान जैसे हवाई खतरों से महत्वपूर्ण है, मतलब कि इनसे इसको क्या बचाया जा सकता है, इसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसको हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें विमान, ड्रोन और सटीक निर्देशित सामग्रियाँ ऐसी इसमें लगाई गई हैं। वहीं तीसरा स्टेटमेंट है कि यह लघु एवं मध्य दूरी दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखो, इससे आप दूरी की जो माप की बात कर लें तो सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को शामिल किया गया है। दूरी की बात कर लें तो 30 मीली आप देखोगे स्वचालित तोपों के संयोजन से काम करती है, बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली के रूप में काम करती है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देख लेते हैं, पूछा आपसे कौन सा सही है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें आपको हो गए तीनों सही हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। बच्चे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। बताइएगा, मैं एक जो क्लास होगी तो मैं उसका पार्ट नंबर आपके 3 में, ठीक है, पूर्ण रूप से आपके टेस्ट को कंप्लीट कर दूंगा। और अब तो आपका फरवरी, ठीक है, जा ही रहा है, तो मार्च से आपकी जो क्लासेस न्यू एक और सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता कि UPSC के PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उनको हम देखेंगे, आपसे बताएंगे कई चीज़ें। चलिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट्स करना आपको। बम चक्रवात के बारे में पूछा है। अब ये देखो, करंट अफेयर पर है, बम चक्रवात कहाँ पर रहा था, कैसे इसका, ठीक है। देखिए, बम चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, बम चक्रवात एक मध्य अक्षांशीय तूफान है जो वायुमंडलीय दाब में तीव्र कमी के कारण तेजी से शक्तिशाली हो जाता है। तीसरे में कह रहे हैं, बम्बोजेनेसिस की प्रक्रिया तब उत्पन्न होती है जब चक्रवातीय दाब 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार तक कम हो जाता है। तीसरे में कह रहे हैं, बम चक्रवात ठंडे समुद्र द्वारा संचालित होते हैं, जबकि हरिकेन गर्म समुद्र द्वारा संचालित होता है। पूछा आपसे कितने सही हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा आप भी बताएंगे, और कहाँ से आप भारत के कोने से इस क्लासेस को देख रहे हैं ये भी बताएंगे। रिवीजन करते चलिएगा, मल्ला के पढ़ते चलिएगा। मिलता हूँ इसके पार्ट नंबर अंतिम और लास्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।